अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सब लोगों का। मेरा नाम खुर्रम मजीज़ है और एज़ प्रॉमिस हम आज आपके साथ क्रिप्टो करेंसी के का जो सेशन हम लोगों ने आपके साथ प्रॉमिस किया था, उसके साथ हम लोग आपके सामने हाजिर हैं। मेरे सामने मेरे एक बड़े ही अच्छे दोस्त उस्मान शहजाद साहब जो हैं वो इस सेशन को होस्ट करेंगे, और उसके साथ साथ हमारे पास हाफ़िज़ फुरकान साहब जो हैं वो इस वक्त जो है वो आज हमें क्रिप्टो करेंसी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में हमें जो है वो बताएंगे। सो मैं खुर्रम मजीज़, गुजरांवाला से मेरा ताल्लुक है और मैं इस वक़्त अमेरिका में हूँ। यहाँ पे टैक्स की और अकाउंटिंग की जॉब्स जो है उसमें मैं हूँ, एक एक कंसल्टेंट के तौर पे मैं काम कर रहा हूँ। और ये जो सेशन है उसमें हमारा स्पेसिफिकली फ़ोकस होगा कि क्रिप्टो करेंसी होती क्या है? क्रिप्टो करेंसी के एडवांटेजेस क्या हैं? क्रिप्टो करेंसी से अगर हमने क्रिप्टो करेंसी को यूज़ करना है, तो क्या हम क्रिप्टो करेंसी को एज़ एन इन्वेस्टमेंट यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते? एक बड़ा फ़ेमस कॉन्सेप्ट डाटा माइनिंग का, ये क्या होती है? हमारे पास एक मेजर क्रिप्टो करेंसी बीटीसी, ये क्या है? टॉप 5 हमारे पास इस वक़्त क्रिप्टो करेंसी क्या हैं? और पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से, क्या डिजिटल वॉलेट्स, क्रिप्टो करेंसीज़, क्या डिजिटल एक्सचेंजेस पाकिस्तान में एग्ज़िस्ट करती हैं? और अगर ये एग्ज़िस्ट करती हैं या नहीं करती, तो क्या पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी जो है वो इस वक़्त लीगल है या नहीं? सो मैं अपने पास से जो सेशन है वो उस्मान साहब के साथ ट्रांसफ़र करता हूँ, वो इसको आगे से जो है वो कंटिन्यू करते हैं। जी उस्मान साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। जैसे खुरम भाई ने बताया, मेरा नाम उस्मान शहजाद है और मैं कोशिश करूंगा कि अच्छे तरीके से सेशन को जो है वो होस्ट कर सकूं। बेसिकली हमने आज का जो सेशन रखा है उसका मकसद ही यही था कि आजकल आप लोग बहुत ज्यादा नाम सुन रहे होंगे। एक करेंसी है जो कि क्रिप्टो करेंसी, जिसको बेसिकली हम डिजिटल करेंसी भी कहते हैं इन अदर वर्ड्स। तो इसके बारे में हमने यही सोचा कि क्यों ना हम जो है वो एक अवेयरनेस सेशन एक करें, जिसमें जो है वो थोड़ी सी एक्सपर्ट ओपिनियन भी लें और हम इसको डिस्कस करें कि आखिर ये चीज़ है क्या। तो उसके लिए हमने अपने बहुत ही प्यारे दोस्त जो हैं वो फुरकान साहब, उनसे रिक्वेस्ट की कि वो अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा टाइम निकालें। तो वो आज हमारे साथ ये सेशन इंशाल्लाह हमारे साथ वो लेके चल रहे होंगे। तो सबसे पहले यहीं से स्टार्ट लेंगे कि फुरकान साहब, थोड़ा सा पहले हम इसको इनिशियल फेज से लेके चलते हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि हम यही समझेंगे कि हमारी जो ऑडियंस है वो बिल्कुल एक एनोनिमस और एक अननोन ऑडियंस है, ताकि हम एक ग्रास रूट लेवल से इसको डिस्कस कर सकें। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के हम इसका स्टार्ट लेते हैं। आप थोड़ा सा हमें बताना शुरू करें कि आखिर क्रिप्टो करेंसी है क्या। जी फुरकान साहब। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, क्रिप्टो करेंसी जो है वो दो लफ्जों से मिलके बना है, ठीक है। क्रिप्टो मीन्स सिक्योर, ठीक है, जो छुपा हुआ है या छुपाया जा सकता है। एक क्रिप्टोग्राफी, कंप्यूटर साइंस जो लोग जानते हैं या जिन्होंने पढ़ा हुआ है, वो बहुत अच्छी तरह से क्रिप्टोग्राफिक पूरा प्रॉपर कोर्स पढ़ते हैं। तो ये क्रिप्टो बेसिकली वहाँ से आया है, ठीक है। और करेंसी से आपको पता है कि हमारे यहाँ हर मुल्क की ऑलमोस्ट अपनी करेंसी है, और उन्हें हम आम ज़ुबान में फ़िएट करेंसी भी कहा जाता है उन्हें, ठीक है। तो ये एक सिक्योर मेथड था डेटा को ट्रांसफ़र करने का, लेजर बेसिकली बनाने का। खुर्रम साहब फाइनेंस और टैक्स को देख रहे हैं, तो बेसिकली ये लेजर सिस्टम था। अब लेजर सिस्टम ऐसा इवॉल्व हुआ इतने अच्छे तरीके से विदिन पास्ट 10 इयर्स कि वो एक करेंसी की सूरत में हमारे सामने नज़र आना शुरू हो गया, ठीक है। दूसरे लफ्ज़ों में जो लोग फाइनेंस को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, ये डिसेंट्रलाइज़्ड सिस्टम है, सेंट्रलाइज़्ड सिस्टम नहीं है, ठीक है। उससे क्या होता है कि जो सेंट्रलाइज़्ड सिस्टम होते हैं, उसमें जब भी हम कुछ भी ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे मैं खुर्रम साहब को यूएसए में कोई पैसे भेजना चाहता हूँ या खुर्रम साहब पाकिस्तान में रेमिटेंस करना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ वेज़ होते हैं। जैसे एक स्विफ्ट कोड होता है, ठीक है? तो स्विफ्ट कोड भी जस्ट लाइक यही एक लेजर सिस्टम है, लेकिन स्विफ्ट डिफरेंट मुल्कों ने मिलके बनाया। ये एक टेलीकॉम सिस्टम है, ठीक है? इसी तरह से आईबीएएन नंबर होता है, ये एक अलग से सिस्टम है। बिल्कुल इसी तरह एक हवाला सिस्टम है, हुंडी सिस्टम है, जो आदमी मैनुअली करते हैं। ये सारे एक सिस्टम्स होते हैं ट्रांसमिट करने के, पैसा ट्रांसमिट करने के। क्रिप्टो करेंसी भी पैसा ट्रांसमिट करने का ही एक सिस्टम था, लेकिन क्योंकि इसके पीछे रिवॉर्ड रखे गए, तो ये करेंसी की सूरत में इवॉल्व होता गया। अब इसको ये देखते हैं हम कि पाकिस्तान में ये कितने बेहतर तरीके से हम इसे लेके चल रहे हैं, ठीक है? तो उससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लें, अगर क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ रह गया है,
कुछ आपने बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन हम लोगों को दिया है। जब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हमारे पास दुनिया में इतनी एस्टेब्लिश जो वो क्रिप्टो इतनी एस्टेब्लिश करेंसीज अवेलेबल हैं, हमारे पास हर कंट्री का डॉलर अवेलेबल है, पाउंड है, पीकेआर है, चाइनीज यान है, इतनी ज्यादा करेंसीज अवेलेबल होने के बावजूद एक नई करेंसी हमें क्यों इजाद करनी पड़ी? जैसे जब सारा कुछ था तो क्या नीड थी जिसको लेकर लोगों ने क्रिप्टो करेंसी जो है इजाद कर ली? बेसिकली इट्स नॉट अबाउट करेंसी, इट्स ऑल अबाउट सिस्टम। जिस सिस्टम से बेसिकली फाइनेंशियल सिस्टम, इससे डीफाई भी बोला जाता है, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम। इसमें बेसिकली जो क्वेश्चन यही है कि सेंट्रल बैंक्स जो होते हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक है, और हर मुल्क का एक सेंट्रल बैंक जो वर्ल्ड बैंक से वन वर्ल्ड ऑर्डर के तहत जुड़े हुए हैं सारे, और जो ट्रेड लिंक्स होते हैं, जो हमारे डेफिसिट्स बनते हैं या ट्रेड सरप्लस बनते हैं, ये सारा एक सिस्टम था। इस सिस्टम को चैलेंज किया गया है एक ऐसे सिस्टम ने जो कि डिसेंट्रलाइज है। अब डिसेंट्रलाइज का मतलब ये है कि मेरा जो डेटा है वो कहीं गायब हुआ इंटरनेट के अंदर, ठीक है, और वो खुरम साहब को पहुंच गया। नो वन नोज, वो इतना सिक्योर है, इतना जबरदस्त है, और वो जो सिस्टम है उसके पीछे कारआमद है ब्लॉकचेन। एक चेन बनती है ब्लॉक्स की, जो अपने आप को ओपन करती है, क्लोज करती है, अपने आप को जस्टिफाई करती है, डबल एंट्री सिस्टम को जस्टिफाई करती है। ये सारे सिस्टम करने के बाद वो डेटा ट्रांसमिट कर देती है, जिसे हम कहा जाता है हम अपने रेमिटेंस किया हमने। तो बेसिकली ये सारा सिस्टम है, उस सिस्टम को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, डबल एंट्री नहीं कर सकता। आप उसका डेटा किसी भी तरह से उसको हैक नहीं किया जा सकता, उसमें स्कैमिंग सिस्टम नहीं है, उसमें अगर बॉट्स इन्वॉल्व होते हैं, जो कंप्यूटर बॉट्स होते हैं, वो आके अगर ट्राई करने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं आ सकते, क्योंकि वो ऐसा सिस्टम है जो आप और मैं मिलके चला रहे हैं। जो बेसिकली माइनिंग की तरफ हम जब जाएंगे तो फिर मैं आपको ये वाला पोर्शन उसके साथ लिंक करूंगा कि डिफरेंट जो कंप्यूटर्स हैं, डिफरेंट नोड्स हैं, जो बेसिकली वो किस तरह मिलके इन ब्लॉक्स को क्लोज करती हैं, ओपन करती हैं, बनाती हैं, और फिर ये चेन बनती जाती है, और हमारी ट्रांजैक्शन जो है ना, वो जिसे कहा जाता है कि ओके हो गई है, वर्ड नहीं आ रहा मेरे ज़हन में, वो ट्रांजैक्शन हमारी हो जाती है। तो ये हमें कोई ज़रूरत नहीं थी बेसिकली नई करेंसी बनाने की। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो हैं वो उस पे काम कर रहे थे, उन्होंने एक नया सिस्टम इवॉल्व किया। अभी यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को जो हर मुल्क के हैं, वो सिर्फ रेगुलाइज कर रहे हैं कि किस तरह से हम अपने सिस्टम के साथ इसको पैरेलल करें या इनकॉर्पोरेट करें। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको हांगकांग की या साउथ कोरिया की। तो उन्होंने टैक्सेशन इस पे कर दी है। टैक्स लेते हैं वो कुछ परसेंटेज का, ठीक है, और आप अब लीगल है वो वहां पे। इलीगैलिटी इसकी सिर्फ ये है कि आप उस सिस्टम के अंदर नहीं हो। लेकिन जब लीगल खैर एस्पेक्ट आएगा इस सेशन में हमारा, तो हम उस पर भी डिटेल में बात करेंगे। हमने कुछ भी नया नहीं बनाया, इसके रिवॉर्ड मिलते हैं जब माइनिंग होती है, तो वो फिर करेंसी में इवॉल्व हो गई। ये एवोल्यूशन है बेसिकली ब्लॉकचेन का। और हमने फिर जो बनाने वाला था उसने इसको नाम दिया बिटकॉइन। आपको पता है कि जीरोस और वन में कंप्यूटर चलता है, ठीक है, और वो था बिट। हम उस जीरो और वन को बिट बोलते हैं। और कॉइन उसने ये किया कि क्योंकि ये इतना सेक्रेड होने वाला है, इतना इवॉल्व होने वाला है, वो फ्यूचर को जानता था, समझता था, और बिल्कुल उसने सही से प्रेडिक्ट किया कि ये कॉइन ही है। बिल्कुल ठीक है। इससे पहले कि उस्मान साहब आपसे क्वेश्चन पूछें, मैं आपके जो भी आपने मुझे हमें बातें बताई उसको मैं समराइज कर सकता हूँ कि बिटकॉइन सबसे पहले जो बिटकॉइन की जो रीजन थी जिस वजह से बिटकॉइंस और क्रिप्टो करेंसी हमारे सामने आई, वो थी डिसेंट्रलाइजेशन। कभी कभी ना मैं हंसता होता हूँ कि अमेरिका कुछ ना करे, दुनिया में कुछ ना करे, सिर्फ ये इंश्योर कर देना अमेरिका कि दुनिया का जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है वो डॉलर है, तो अमेरिका को कोई और काम करने की जरूरत नहीं है। सो अमेरिका की डॉलर की वजह से पूरी दुनिया पे जो आजादारी है वो कायम रह रही है, सिर्फ इस वजह से कि अमेरिका ने सब कुछ चलाया हुआ है। सो एक तो क्रिप्टो करेंसी आने की वजह से जो दुनिया की मुख्तलिफ कंट्रीज ने अपनी करेंसी को जो है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज किया हुआ, एक तो वो खत्म हो जाएगा। दूसरा एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड है, इसके अंदर कई मार्केट इंटरमीडिएट्स इसमें से खत्म हो रहे हैं, सो उसकी कॉस्ट बड़ी ज्यादा कम हो रही है।
अगर मैंने पाकिस्तान से, जैसे मैं तो बड़ा खुश हो रहा था जब आप कह रहे थे ना कि मैंने खुर्रम साहब को पैसे ट्रांसफर करने हैं, तो मैं कह रहा था अल्लाह करे। सो इंशाल्लाह वो आप वक्त आएगा। इंशाल्लाह आप बिटकॉइंस ट्रांसफर कीजिएगा। सो हमने हमने उस्मान साहब ने मुझे या हाफिज साहब ने मुझे जो आपको पैसे ट्रांसफर करने हैं, तो उसके लिए हमें वेस्टर्न यूनियन जाना पड़ेगा, हमें वेस्टर्न यूनियन को सर्टेन कमीशन पे करना पड़ेगा। जब हम क्रिप्टो साइट पर चले जाते हैं तो ये जितने दरमियान में इंटरमीडिएट्स हैं ये सारे स्किप हो जाते हैं, और द मोमेंट वी प्रेस बटन अगले सेकंड में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। सो डिसेंट्रलाइजेशन का एक और बहुत ज्यादा एडवांटेज ये है कि इसमें जो है ना पब्लिक लेवल पे जो है ना एक्सचेंजेस डेवलप हो गई है। सो विच मींस के जो करेंसी एक्सचेंजेस का जो काम है और जो मॉनेटरी एक्सचेंजेस का काम है वो इंशाल्लाह बढ़ेगा। उस्मान साहब। जी, थैंक यू खुर्रम साहब। मैं भी इसमें थोड़ा सा इस बात को आगे लेके चलूंगा। मेरा ख्याल है कि कोविड-19 ने पूरी दुनिया को जो है, जहाँ पे एक जगह स्ट्रक किया, लेकिन वो एक और न्यू लेवल पे भी लेके आया। उसी एग्जांपल ऐसे में दूंगा कि मार्च के बाद, जब ये कोविड का स्टार्ट हुआ, फेब मार्च के बाद, मेरा नहीं ख्याल कि मैं जो कभी कोई बैंक गया हूँ जिसमें मैंने अपनी कोई टेलीफोन्स के बिल, मैंने कोई अपने कोई भी किसी किस्म के बिल या कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जो मैंने जाके बैंक में जाके की हो, मुझे नहीं याद अभी तक। ये लास्ट पूरे एक 1 ईयर हो गया। उसकी वजह क्या हुई? चीजें अवेलेबल थी, लेकिन उसका यूजेज उस तरह नहीं था जैसे हमें लेना चाहिए था, जैसे हमें इस्तेमाल करना चाहिए था। तो वाकई ये कुछ सिनेरियोज हैं जिन्होंने हमें बहुत एक नेक्स्ट लेवल पे जो है वो हमें एक वे फॉरवर्ड किया। इसमें थोड़ा सा जो एक मेरा एक थोड़ा सा एक नॉलेज है, मैं भी शेयर करूंगा कि एक मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो भी इसी बैंक सेक्टर से थोड़ा सा उनका है ताल्लुक, तो वो मुझसे ये शेयर कर रहे थे कि जब भी इशू आता है, वो आता है जब आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम में कोई ट्रांजैक्शन करते हो। जैसे कि अगर आप एक ही मीडियम में प्ले कर रहे हो, एक बैंक के मीडियम में आप प्ले कर रहे हो, तो आपका कभी भी हैकिंग नहीं होगी। जैसे ही आप उस मीडियम से निकल के कोई ट्रांजैक्शन या कुछ ऐसा करना चाह रहे हो, तब वो मेन फैक्टर होता है कि हैकर को वो एक गैप मिलता है जहां से वो ट्रांजैक्शन को जो है वो हैक कर सकता है। तो जैसे फुरकान भाई ने ये बात की कि अगर इस तरह का मीडियम हो जिसमें सिर्फ मुझे और फुरकान भाई को ही पता हो कि भाई हम आपस में क्या प्ले कर रहे हैं और ये हम क्या आपस में क्या एक्सचेंजिंग हो रही है, किसी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि इससे ज्यादा बड़ा सिक्योर्ड मीडियम हमें नहीं मिल सकता। तो आगे थोड़ा सा हम लेके बात चलेंगे, जिसमें हमने क्रिप्टो को थोड़ा सा डिस्कस किया, और मैं इससे ये थोड़ा सा पूछूंगा फुरकान भाई से कि ये काम कैसे करते हैं, बेसिकली इसकी वर्किंग क्या है। तो इसको थोड़ा सा हम एलैबोरेट करते हैं कि इसकी वर्किंग भी हमें समझाएं कि ये कैसे वर्क कैसे कर रहा हो। जी फुरकान भाई। जी, अच्छा। वर्किंग थोड़ी-सी आपको ओवरव्यू मैंने इसका दिया है कि ये बेसिकली इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी है जिसकी अभी आपने बात की वो है ब्लॉकचेन, ठीक है? अब प्रैक्टिकली मैं इसको बताऊँ, एग्ज़ाम्पल दूँ इसकी, तो हमने जी जैसे अपने मोबाइल में अपने एचबीएल का या एमसीबी का, यूबीएल का जिस तरह ऐप डाउनलोड की होती है, ठीक है? तो मेरे पास कुछ पैसे मेरे शो हो रहे होते हैं जो मैंने उसमें डिपॉज़िट करवाए हैं, ठीक है? अब डिपॉज़िट जो करवाए हैं मैंने वो भी एग्जैक्टली, कहीं से आए हैं ना, वो बिल्कुल किसी एग्जैक्टली ना ऐसे। किसी फ़िज़िकल चीज़ के थ्रू आए हैं। या मैंने किसी को बोला या मैंने या फिज़िकली बैंक में जाके वो पैसे दिए तो वो आ गए, ठीक है? ये हुआ या किसी और ने भेज दिया, रेमिटेंस कर दी बाहर से। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास एक क्रिप्टो करेंसी की ऐप होती है, ठीक है? अब उस ऐप में हम क्या करते हैं कि हमारे पास वो कॉइन्स जो हैं 1 पॉइंट समथिंग, क्योंकि ये बहुत बड़ी करेंसी है, जैसे मैंने आपको पिछले दिनों बताया था कि 37,000 यूएसडी की वैल्यू जा रही है, इस वक़्त करंट जो है, ठीक है? कल भी ऑलमोस्ट यही थी। तो ये आपके पास पॉइंट्स में होगा, ठीक है? अगर आप मिलियनियर और बिलियनियर हैं, ठीक है, फिर आपके पास 2, 3, 4 पॉइंट समथिंग इस तरह होगा। ठीक हो गया? अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे हम, सपोज़ मैंने कोई ऑनलाइन शॉपिंग करनी है जिस तरह या कोई और काम करना है। अभी पिछले दिनों मैं आपको न्यूज़ बताता हूँ कि इटली ने अपनी जो गवर्नमेंट की जो बिडिंग होती है, उसमें बीटीसी को अलाउ कर दिया है कि वो प्ले करे, आप पेमेंट्स जो हैं वो बीटीसी के अंदर कर सकते हैं। ठीक है? इसी तरह यूएई में मैं क्योंकि यूएई काफ़ी अर्सा रहा हूँ, तो वहाँ पे एक राक बैंक है, रास अल खैमा का नेशनल बैंक, ठीक है? वो क्या करते हैं कि रिपल यूज़ करते हैं एक्सआरपी ट्रांज़ैक्शन के लिए। तो जब भी मैं राक बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज़ करता था या उसकी सर्विसेज़ यूज़ करता था, तो ठक करके मेरे एचबीएल के अंदर पैसे मौजूद होते थे, क्योंकि वो बैकएंड पे यूज़ कर रहे हैं ब्लॉकचेन को।
और इट्स जस्ट लाइक ये कि आपने यहाँ से बटन दबाया, वही बिट्स है, ये बिट्स है। उसमें क्योंकि माइनिंग वगैरह मौजूद नहीं है उस सिस्टम में, XRP में, तो होता क्या है कि ब्लॉकचेन इंटरनली ही ट्रांजैक्शन वेरीफाई करती है कि मेरे अकाउंट में ये सब कुछ मौजूद है, ठीक है, IBAN नंबर को वेरीफाई करते हुए, क्योंकि उन्होंने IBAN के साथ इसे इंटरलिंक किया और वो पाकिस्तान में उसे ट्रांसमिट कर देते हैं। अगर हमने करना है किसी दूसरी करेंसी में इसे एक्सचेंज, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे इसको कि इसे स्वैप कर लेंगे विद इन द ऐप, ठीक है। तो हम एथेरियम उसे बोलते हैं, ETH, उसमें ट्रांसफर कर सकते हैं, XRP में कर सकते हैं, BCH में कर सकते हैं, ब्लॉकचेन बिटकॉइन, सॉरी कैश, ठीक है, BCH जो है। और इसी तरह आजकल 3-4 करेंसीज मैंने देखी है, मेरी नजर है इन पे, तो वो काफी ज्यादा बूम कर रही हैं। और उसके पीछे यही है कि बूमिंग की रीजन कि उनके पीछे बहुत अच्छी अच्छी एक्सचेंजिंग और ट्रेडिंग एप्स हैं, सही है, ठीक सही। है। तो जैसे आप अच्छा, सॉरी, अब इसमें जो एक सेकंड के लिए फुरकान जी, साहब, जैसे आपकी करेंसी पे नजर है तो माशाल्लाह जितना आपका नॉलेज है मेरे और मेरे सामीन की आप पे नजर है। और दूसरी चीज ये फरमाइएगा, क्योंकि हमारा ये जो सेशन है ये इंट्रोडक्टरी लेवल का सेशन है, तो आपने भी ये 2-3 टर्म्स यूज की हैं, BTC और इथेरियम, इसको थोड़ा सा सामीन की जो है वो सामीन के लिए एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि ये क्या चीजें हैं। जी, जिस तरह BTC इवॉल्व हुआ, बिटकॉइन, जी BTC की फुल फॉर्म है बिटकॉइन, ठीक है। जिस तरह BTC इवॉल्व हुआ, इसी तरह फिर देखा गया कि ये जापान से सिस्टम स्टार्ट हुआ था, USA में अच्छा खासा ग्रूम हुआ और इसे काफी फ्लरिशमेंट मिली, तो रशिया में भी कुछ लोगों ने सोचा कि हम भी कुछ देखें ना। जो कंप्यूटर साइंस के लोग होते हैं ना, मैं उन्हें आर्टिस्ट कहता हूँ, वो बड़े क्रिएटिव होते हैं, ठीक है। वो किसी भी कोर्स में जब जाते हैं तो उस कोर्स में बहुत सी इनोवेशंस जो हैं वो बनाते हैं। तो क्रिप्टोग्राफी को लेते हुए ये लोग, इन लोगों ने ब्लॉकचेन बनाई। अब ब्लॉकचेन की एक बेस मौजूद थी, BTC, तो इथेरियम ने क्या किया कि इसे और परफेक्ट करने की कोशिश की, इसमें और चेक्स लगाए। बेसिकली ये सारे होते हैं चेक्स, कहाँ-कहाँ पे मेरा सिस्टम जो है वो बैठेगा नहीं, कहाँ-कहाँ मेरे सिस्टम में डबल एंट्री नहीं हो सकती, और तो नहीं आके इसके अंदर इंटरवीन कर सकता। तो इथेरियम आया। इथेरियम इतना बड़ा हो गया, इतना मेगा हो गया कि वो सेकंड नंबर पे आना शुरू हो गया। अब इसकी नंबरिंग भी आपको मैं बता देता हूँ थोड़ी देर में कि वो किस तरह करते हैं। फिर उसके बाद लोगों ने जो ट्रेडिंग करते थे, उन असल में ये सारी चीजें ना आपस में इंटरलिंक है, सो मैं इसलिए साथ-साथ आपको बता रहा हूँ। जो लोग ट्रेडिंग करते थे, उन लोगों ने कहा कि यार मुझे इसे रियलाइज करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, मैं इसे बार-बार डॉलर्स या यूरोस में नहीं कन्वर्ट कर सकता, ठीक है। तो उसके पेश नजर जो एक्सचेंजेस थी और ट्रेडिंग एप्स थी, उन्होंने क्या किया, अपनी एक डिजिटल करेंसी बनाई, जिसे बैक किया उन्होंने USD के साथ, और उन्होंने उसे कह दिया USDT, टीथर, ठीक है। तो ये तीसरे नंबर पे आ गई। फिर काफी अरसा जो है ना XRP जो है, जिसे मैंने रिपल की एग्जांपल दी थी आपको, राग बैंक ने यूज किया, वो काफी ज्यादा रहा। ये बेसिकली ब्लॉकचेन बेस्ड कॉइन नहीं है, ये एक टोकन है। ये भी मैं डिस्कस आपको बताऊंगा टोकन्स और कॉइन्स के बारे में। ये फरमाइएगा, जी सॉरी, जी, आप ये सॉरी। फरमाइएगा कि जो हमारे सामीन के लिए ज्यादातर लोग जो हमारी इस वीडियो को सुन रहे होंगे उनका ताल्लुक पाकिस्तान से होगा, सो क्या क्रिप्टो करेंसी एज ऑन टुडे, जब हम ये बात कर रहे हैं February 5, 2021, क्या पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी जो है वो लीगल हो गई है? क्या हमारे टैक्स नेट में ये आ गई है? क्या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इस चीज को, क्रिप्टो करेंसी को एज अ वैलिड मीडियम ऑफ एक्सचेंज रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर दिया है? क्या हम अपने क्रिप्टो एसेट्स को किसी भी पाकिस्तानी बैंक में जाके कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? प्लीज। जी, इसमें यह है कि हमारे यहाँ पे देखें तो FIA है, हमारी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, और हमारी कोर्ट्स हैं। ये 3 ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो फिलहाल इस एस्पेक्ट में कुछ ना कुछ बोले हैं या इन्होंने कुछ ना कुछ किया है। बेसिकली तो स्टेट बैंक की तरफ से रेगुलेशन आनी चाहिए थी, और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे दीगर, उनकी तरफ से आनी चाहिए थी, जो मॉनेटरी टर्म्स को डिफाइन भी करते हैं और उससे चेक एंड बैलेंस भी जिसका रखा हुआ है। तो FIA ने क्या किया कि कुछ लोग यहाँ पे स्कैमिंग वगैरह कर रहे थे काफी अरसे से, लोगों से पैसे ले लिया, फेसबुक पे ग्रुप्स बनाए हुए थे और इस तरह के ग्रुप्स थे,
जो लोगों से पैसे लेते थे, ठीक है, और उन्हें वीकली, बाय वीकली, मंथली, ठीक है, उन्हें थोड़े से उस पे पॉन्जी स्कीम्स को आप जानते हैं, तो पॉन्जी स्कीम्स बेसिकली कर रहे थे वो। तो एफआईए ने उन ग्रुप्स को पकड़ा, ठीक है, और उस पे केसेस बनाए। अब वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स थे, मिलियंस ऑफ डॉलर्स, क्योंकि ये एक ऐसी गुप्त चीज है जो लोगों को नहीं पता। मिलियंस ऑफ डॉलर से वो कहाँ गए, कहाँ से आए, नो वन नोज, ठीक है। ब्लैक मार्केट भी समहाउ इस पे चलती है, लेकिन अभी हम लीगल एस्पेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। एफआईए ने ऐसे लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया। वकार ज़का साहिब को भी कुछ मिला शायद इसके अंदर से, उन्होंने भी शायद इस तरह के कुछ चलाए हुए थे, लेकिन मैं उनको फॉलो नहीं करता, ना मैं उनको सुनता हूँ। मैं आपकी बात से कंटिन्यू करता हूँ। वकार ज़का साहब का एक फेसबुक ग्रुप है, उसके अंदर 16,000 से ज्यादा लोग हैं, 16,000 से ज्यादा लोग। हर मेंबर को एक मंथ के लिए $10 जो वो देने पड़ते हैं। सो जिसका मतलब है कि वकार ज़का साहब उस एक ग्रुप से एक मंथ में 1,60,000 अमेरिकन डॉलर्स जो वो कमाते हैं। सो 1,60,000 अमेरिकन डॉलर्स को जब पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो दैट्स अ ह्यूज अमाउंट। उसके अंदर 4 या 5 लोग मॉडरेटर्स हैं, और 4-5 लोग मॉडरेटर सारा दिन जो है ना वो कन्वर्सेशन को जो है वो कर रहे होते हैं। मुझे लगता है इस एक फेसबुक ग्रुप से वकार ज़का साहब एक मंथ के अंदर कम से कम 2-2.25 करोड़ रुपया जो कमा रहे हैं। सो ये वो पैसे इतने कमा ना रहे होते तो आज मैं और आप भी ये बात ना कर रहे होते। ठीक है, ठीक है। नहीं जी, इसमें अच्छा, इसमें कोई शक नहीं। वकार ज़का तो वन ऑफ द लेजेंड्स में से है, जो कि सिर्फ यही नहीं, आप देख लें कि वो कोई ना कोई ऐसा कोई टॉपिक पकड़ लेगा जो कि एक एक जो है ना वो हाइट क्रिएट कर देगा। कभी टिकटॉक है तो कभी कुछ है तो कभी कुछ है। तो मैं बिल्कुल ये खुरम भाई की बात से एंडोर्स करूंगा कि वाकई उस बंदे को कोई काम करने की जरूरत नहीं। वो 2 सवा 2 2.5 करोड़ रुपया जो है ना वो लोगों को ग्राफ ऊपर होते हुए और नीचे होते हुए दिखाते हुए जो है ना वो कमा रहा है वो। जी फुरकान भाई, ओवर टू यू। जी। अच्छा, हम क्योंकि ये ट्रेनिंग सेशन कर रहे हैं और एजुकेशनल सेशन है, तो मैं उन चीज़ों की तरफ नहीं जाऊँगा। लेकिन जस्ट मैं सिर्फ थोड़ा अवेयर करना चाह रहा था कि इस तरह की जितनी भी स्कीम्स हैं और जिस तरह जो भी है इस तरह का, आपको उससे बचना चाहिए। पैसे जो है किसी को नहीं देने चाहिए इस तरह से, ट्रांसफर नहीं, इवन अपने क्रिप्टो एसेट्स भी नहीं देना चाहिए किसी को। बेशक कोई भी करेंसी आपके पास। इस वक़्त 4010 सीएमसी के ऊपर लिस्टेड हैं करेंसीज। अच्छा, दूसरा हुआ ये फिर कि वकार ज़का की इन्वॉल्वमेंट की वजह से सिंध हाई कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया कि एफआईए आप ये सब क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो एफआईए ने कोई प्रॉपर उसको परसू नहीं किया, और एफआईए ने बस यही कहा कि जी इस तरह हो रहा था, ये हो रहा था, वो हो रहा था, ठीक है। और फिर उसके बाद ये हुआ कि कुछ अरसा बाद केपी के प्रोविंशियल असेंबली ने एक पेपर के ऊपर, सिंपल व्हाइट पेपर के ऊपर, जिसपे कुछ एमएनएस के साइंस थे, और उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास करवाया कि हम क्रिप्टो माइनिंग जो है और क्रिप्टो एसेट्स जो है वो लीगलाइज करने जा रहे हैं इन केपी के, ठीक है। तो ये 3 ऑथेंटिक न्यूज़ है हमारे पास। वो उसके कोर्ट में बॉल फेंक रहा है, वो इसके कोर्ट में बॉल फेंक रहे हैं। इसको रेगुलाइज नहीं किया जा रहा, ठीक है। और इस तरह के वकार ज़का तो खैर एक सोशल पर्सनैलिटी है, लेकिन वो लोग भी जो पर्सनैलिटीज नहीं है, लेकिन फेसबुक पे वो पॉन्जी स्कीम्स बड़े अच्छे तरीके से चला रहे हैं, ठीक है। वो लेते हैं और गायब हो जाते हैं, वो लेते हैं और गायब हो जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में बहुत अच्छी खासी अवेयरनेस देनी चाहिए कि ये किस तरह काम करती है और ये क्या होता है, और उसी के लिए हम ये कर रहे हैं। तो लीगैलिटी सिर्फ इतनी सी है जो मैंने आपको बता दिया। आप इन तीनों चीजों को वेरीफाई भी कर सकते हैं। जी उस्मान साहब। जी ठीक है। उसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि अब इसमें इन्वेस्टमेंट हम कैसे कर सकते हैं, जो एक मेजर कंसर्न है लोगों का। जैसे आपने अभी इसी बात को लेके चले आप कि हमने किसी को पैसे देने नहीं है और ये सारी सिचुएशन, तो इन्वेस्टमेंट का तरीकेकार क्या होगा, ये भी आप जो हमारे लिसनर्स हैं उनको गाइड करें कि हम कैसे इसमें जो है ना वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। जी, आपने इसको ये समझना है कि ये आपके लिए एक प्लॉट है, एक जमीन का टुकड़ा है, ठीक है। उस जमीन के टुकड़े के सामने से मोटरवे अगर काट दी जाए, ठीक है, या काला शाकाकू वाला इंटरचेंज बिल्कुल आपकी जमीन के सामने आ जाए, तो जो आपकी वैल्यू की वर्थ बनेगी ना, वो है बेसिकली
क्रिप्टो करेंसी की इन्वेस्टमेंट, मैं इससे बेहतर आपको एग्जांपल नहीं दे सकता। आप इसे तब खरीदें जब इसकी वैल्यू डाउन हो, ठीक है? वो हम प्रैक्टिकल सेशंस में या पेड सेशंस में बता देंगे कि किस तरह से क्रिप्टो करेंसीज को खरीदा जा सकता है, ठीक है? और उन्हें वायबल बनाया जा सकता है, प्रैक्टिकली एक्सचेंज किया जा सकता है। वो कौन से लीगल वेज हैं और कौन से ऑथेंटिक वेज हैं। क्योंकि देखें, मैंने कहीं पे एक अननोन सी ऐप इंस्टॉल कर ली, ठीक है? मुझे नहीं पता मैंने किसको भेजने हैं, कहाँ से लेने हैं, ठीक है? तो ये बेसिकली एक सारी बड़ी डिटेल्ड प्रैक्टिकल सेशंस इस पे रखेंगे ताकि उन्हें बताया जा सके प्रैक्टिकली कि ये ऐप्स हैं, ठीक है? इनकी बैकिंग क्या-क्या है और प्रैक्टिकली आप किस-किस तरह से उन्हें एनकैश करवा सकते हैं, ठीक है? या एनकैश नहीं करवाना तो आप किसी को सेंड कर सकते हैं। या अपने पास एक बहुत अच्छे वॉलेट के अंदर उसे लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर कर सकते हैं ताकि कल को मोटरवे अगर आपके प्लॉट के आगे से बनती है, तो आप उसे यूटिलाइज़ कर सकें बहुत अच्छे वे में। बिल्कुल ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट की पर्पज़ है। बिल्कुल ठीक है। जो अभी आपने एक वर्ड यूज़ किया है वॉलेट्स, क्या ये हमारे जो है वो नॉर्मल जो हमारी पॉकेट में वॉलेट्स होते हैं, ये वही वॉलेट है या ये क्रिप्टो करेंसी के रेफरेंस से डिजिटल वॉलेट्स हैं? सो एक तो ये एक्सप्लेन कीजिएगा और ये बताइएगा कि ये जो डिजिटल वॉलेट्स का कॉन्सेप्ट है, ये कैसे हम इसको लिंक कर सकते हैं हमारी क्रिप्टो एक्सचेंजेस के साथ? इसमें वॉलेट्स तो अगर हम फिजिकल बैंक्स के भी वॉलेट्स यूज करें ना, सपोज जैसे मैंने एचपीएल, एबीएल, एमसीबी की एग्जांपल दी थी, तो वो भी डिजिटल वॉलेट्स ही हैं। वो करेंसी भी डिजिटल फॉर्मेट में ही हमारे पास मौजूद है और वो फिजिकली तो ट्रांसमिट नहीं हो सकती। क्रेडिट कार्ड भी एक डिजिटल फॉर्मेट है और उसमें या हम वीजा की सर्विसेज ले रहे हैं, यानी कि उस कार्ड को का डेटा ट्रांसफर होने के लिए और ट्रांजैक्शन को वैलिड होने के लिए, या हम मास्टर कार्ड की, और अभी वो यूनियन पे आया हुआ है जो बेसिकली चाइना से इवॉल्व हुआ है। तो ये वो सिस्टम्स है। बिल्कुल इसी तरह जब हम एक वॉलेट इंस्टॉल करते हैं, तो ये जो क्रिप्टो करेंसी वाला वॉलेट है, ये भी डिजिटल ही होता है, ठीक है? अ, मैं आपको एक मजे की और बात बताऊं, डिजिटल से आपने किया तो मैं एक मजे की बात करता हूँ, हलाल और हराम वाले कॉन्सेप्ट की भी, इस पे भी बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रही है, तो हम उस पे भी इंशाल्लाह जो है ना बात कर सकते हैं, आपको हलाल हराम वाले एस्पेक्ट्स बता सकते हैं। अच्छा, होगा क्या कि पाकिस्तान के अंदर जब भी मैंने एक वॉलेट इंस्टॉल किया, ठीक है? और जब मैंने परचेज़ करने की ट्राई की ना, अच्छा परचेज़ किस तरह करते हैं मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से परचेज़ करना है, ठीक है? ये सब डिजिटल ट्रांज़ैक्शंस है। जब मैं बाय वाले सेशन में गया, ठीक है? वहाँ पे उन्होंने कहा कि प्लीज़ एंटर योर डिटेल्स। ये जस्ट लाइक ऑनलाइन परचेज़ जैसे आप करते हैं, एक शू खरीदते हैं, एक स्वेटर खरीदते हैं, कोई भी आप चीज़ खरीदते हैं तो आप अपनी डेबिट कार्ड की या क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स डालते हैं। नहीं तो वहाँ पे और ऑप्शंस होते हैं डिजिटल करेंसीज़ के, जैसे कि पेपॉल है, ठीक है? जैसे कि यूनियन पे है, इस तरह की चीज़ें जो है, और या डिजी पे है, ईज़ी पैसा है, आपके पास जैज़ कैश है, ये सारे वही वेज़ हैं, ठीक है? अच्छा, वहाँ पे जो-जो एनलिस्ट हुए होंगे, आप ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे वहाँ पे। आपने करनी है 0.0003 बीटीसी की, ठीक है? तो आपके अकाउंट में से उतने पैसे कट जाएँगे और वो आपके वॉलेट में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगी वैल्यू, सही। ठीक है? उसके बाद क्या होता है कि आपके पास ये एसेट आ गया। अब आप सपोज़ किसी मर्चेंडाइज़र पे ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हैं। खुर्रम साहब आपको बहुत अच्छा पता होगा, वहाँ पे बहुत सी जगहों पे बीटीसी अलाउ किया हुआ है मर्चेंडाइज़र्स ने कि आप बीटीसी में पेमेंट कर सकते हैं, और भी करेंसीज़ में उन्होंने अलाउ किया हुआ है। तो अगर आपके पास है, आपने लिंक नहीं करना, सिर्फ़ उसकी डिटेल देनी है। वहाँ पे एक एड्रेस आ रहा होता है या क्यूआर कोड आ रहा होता है। उस क्यूआर कोड को स्कैन करना है। ये एड्रेस जो होता है वो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है, बहुत लंबा-सा, ठीक है? उसमें आपने गलती नहीं करनी, वहाँ से कॉपी पेस्ट करना है और छट करके आपको कोई डिटेल नहीं डालनी अपने अकाउंट की, अपने वॉलेट की, आपके वॉलेट आईडी नहीं डालना। आपने जस्ट सेंड के बटन पे क्लिक करना है, वो आपको एड्रेस देगा, उस एड्रेस को एंटर करना है और देयर यू गो। मेरा मेरे पास बिल्कुल। पेपॉल का अकाउंट है, तो पेपॉल वाले मुझे एक दफ़ा मैंने गलती से पेपॉल पे जो ना क्रिप्टो को छेड़ दिया, तो पेपॉल वाले हुँ, हुँ। कितने दिन मेरे पीछे पड़े थे कि हमसे क्रिप्टो बाय करें।
और इसी तरीके से मेरा अमेरिका में चेज बैंक के अंदर बैंक अकाउंट है, तो वो चेज वाले भी अलाउ करते हैं कि आप उनसे जो है वो क्रिप्टो परचेज कर सकते हैं। सो अमेरिका में तो काफी ज्यादा ये फ्लोरिश कर गया हुआ है। जी सर। और इसी तरह इसे सेल करते हैं। सेल करने का तरीका क्या है कि मैंने अपने बैंक को, फिजिकल बैंक को, आपने जो जेएस बैंक कहा है, उसको लिंक किया। कैसे लिंक करना है कि वहां से आपने अपना आईबीएन नंबर दिया, आपने अपनी डिटेल दी, कौन सा ब्रांच था वो लिंक किया, ठीक है, वो उसे वेरीफाई करेगा और फिर आप उसको सेंड कर सकते हैं। केवाईसी को आप जानते हैं, नो योर कस्टमर, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि इसे रेगुलाइज किया जा रहा है, तो हर वॉलेट वाला जो है या हर एक्सचेंज वाला आपसे केवाईसी लेता है। केवाईसी इनकी थोड़ी सी अजीब तरह की है। ये पासपोर्ट मांगते हैं आपसे, आपका आईडी कार्ड मांगते हैं, आपका ड्राइविंग लाइसेंस मांगते हैं और इस तरह मुंह पे रखवा के ना इधर, तो फिर तस्वीर बनवाते हैं। आपने सेल्फी नहीं लेनी, बैक कैम से तस्वीर खींचनी है, इमेज मिरर नहीं होना चाहिए। उसको फिर ये वेरीफाई करते हैं कि एग्जैक्टली यही बंदा, इसी का आईडी कार्ड है, और क्योंकि आपने उसके साथ अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड लिंक किया होता है। इन तीनों चीजों को वेरीफाई किया जाता है, आपके फेस को, आपके कार्ड को और आपकी उसको क्रेडिट कार्ड को। तो इसी तरह फिर आप इसे यानी कि अपलोड और डाउनलोड कर सकते हैं। सही है, सही। मैंने फिजिकल कैश। मैंने आपकी बात से मैंने एक यहाँ पर डिजिटल वॉलेट में कल उसको मैंने डाउनलोड किया। तो डिजिटल वॉलेट का मतलब है कि हम अपने सेल फोन पे, अपने कंप्यूटर पे कोई जो है वो एप्लीकेशन डाउनलोड करते एप्लीकेशन हैं। सो इंस्टॉल मैंने करेंगे जी। यहाँ पर एक बड़ी फेमस हमारी अमेरिका की एक एप्लीकेशन है, रॉबिनहुड। सो मैंने उसके थ्रू जो है ना वो मैंने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट और क्रिप्टो के लिए मैंने प्लान किया। तो वो जब मैंने उसके किया तो उन्होंने मेरे से मेरा आईडी कार्ड मांगा, मेरे घर का एड्रेस मांगा, और जैसे पाकिस्तान के अंदर हमारा आईडी कार्ड नंबर होता है, जैसे वैसे अमेरिका में सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है। सो दे टुक माय सोशल सिक्योरिटी नंबर। अब वो बैंक वाली बात भी मेरे से मांग रहे हैं। मेरा इस वक्त अकाउंट जो है वो वेरिफिकेशन में है। द मोमेंट वो वेरीफाई करेंगे तो आई थिंक शायद मैं अपनी बैंक डिटेल्स दे दूं तो वो मेरे जल्दी वेरीफाई कर देंगे। सो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो सारी वेरिफिकेशन होती है, क्योंकि ये इतना बड़ा काम है। जैसे आप बता रहे हैं बिटकॉइन जो वो $37,000 तक पहुंच गया हुआ है। सो ये पाकिस्तान में ₹5,000 का नोट जो है वो उसको डिस्कार्ड कर रहे हैं कि जी कहीं पाकिस्तान में जो है ना मनी लॉन्ड्रिंग उसकी वजह से ना हो, या ब्लैक मनी जो मार्केट में आ जाए। तो बिटकॉइन की वजह से तो लोगों ने कितना ही पैसा जो है वो ब्लैक और वाइट उसको कन्वर्ट कर रहे होंगे। फुरकान साहब, मेरा अगला आपसे जो है क्वेश्चन है वो ये है कि पाकिस्तान में बैठे हुए आपने इसको कवर भी किया है कि हम पाकिस्तान में बैठ के मुख्तलिफ डिजिटल वॉलेट्स के थ्रू क्रिप्टो जो है उसकी ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर एक हमारे सामीन ये जानना चाहेंगे कि अगर वो क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर आ जाते हैं, आज नहीं आते, 1 साल के बाद आ जाते हैं, 6 माह के बाद आ जाते हैं, किस तरह के रिस्क्स को हमें जो है वो अपने सामने जो है वो एवेल्युएट करना चाहिए? ये चीज़ मैंने आपसे इसलिए पूछी है कि अगर मैं आज एज़ एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर प्लान करता हूँ कि आई वांट टू मेक माय करियर इन क्रिप्टो करेंसी, तो मुझे उस मार्केट को स्टडी करना पड़ेगा। सो अगर मैं उस मार्केट को स्टडी करने लगूँ तो मैं आज से देखना शुरू कर दूँ कि एक्स, वाई, ज़ेड ये चीज़ें हैं जिसकी जो हमारे लिए रिस्की होती हैं। सो आज से उसको एवेल्युएट करना शुरू कर दूँ और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन रिस्क्स को मैं जो है मॉनिटर करता रहूँ ताकि जब कभी मुझे ज़रूरत पड़े तो उसको मैनेज कर सकूँ। सो ये फरमाइएगा क्या रिस्क्स हैं जिसको हमें क्रिप्टो के रेफरेंस से ज़रूर देखना चाहिए? जी, थैंक यू खुरम साहब। अच्छा, इसमें जो सबसे बड़ा रिस्क इन्वॉल्व है, जो सबसे फोरमोस्ट जो रिस्क है, वो सिर्फ यही है कि जो हमारे पास एक बिल होता है ₹5,000 का बिल, या क्योंकि यूएस में तो उसे बिल कहा जाता है ना उस फिएट करेंसी को। तो हमारे पास जैसे 5,000 का नोट है, उस 5,000 के नोट के पीछे ना मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खड़ी है। वो कहती है कि ये 5,000 का नोट ले जाओ और जाओ ऐश करो। जो लोग थोड़े ऑर्थोडॉक्स टाइप के या कन्वेंशनल टाइप के होते हैं, वो कहते हैं यार करेंसियाँ खत्म होने वाली हैं, गोल्ड इकट्ठा करो, गोल्ड इकट्ठा करो। गोल्ड नहीं बिकता, प्राइस बॉन्ड नहीं बिकता, क्रिप्टो करेंसी नहीं बिकती। क्या बिकेगा? डॉलर भी नहीं बिकता। डॉलर नहीं बिके सर इसमें, डॉलर और यूरोज़ आपके कोरोना के पीरियड में, ठीक है? बिका नोट ही है। ठीक है? तो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खड़ी है आपके नोट के पीछे। इसी तरह आपकी गवर्नमेंट, यूएसए की गवर्नमेंट, वो जो उनके ट्रेजरी डिपार्टमेंट है, वो इस डॉलर के पीछे खड़ा है। वो कहता है कि आप जहां मर्जी लेके जाएं दुनिया में, ये इस्तेमाल होगा। सबसे बड़ा रिस्क ये है क्रिप्टो करेंसी में, इसके पीछे कोई खड़ा नहीं है। डिफरेंट लोग, डिफरेंट इन्वेस्टमेंट कंपनीज जो हैं, जो फाइनेंशियल कंपनीज थी, जो फिनटेक के जायंट्स हैं,
और ज्यादातर इनके जो जाइंट्स हैं वो चाइना वाली साइड पे ही बैठे हुए हैं या आइसलैंड वाली साइड पे, क्योंकि वहां पे माइनिंग हो रही है और वहां पे इनके हेड ऑफिस है हांगकांग वगैरह में। वो लोग जो है इसको उसकी बैकिंग किए हुए हैं, ठीक है। बहुत से बैंक्स जिन्होंने रेगुलेट कर लिया है, खैर अफ्रीका तो पूरा भर गया सर। अफ्रीका में क्योंकि उनकी करेंसीज इतनी डिवैल्यू हो गई हुई थी, वो तो मोबाइल के ऊपर विदाउट जो स्मार्टफोन्स है, सिंपल जीएसएम मोबाइल्स के ऊपर अपनी करेंसीज को एक्सचेंज कर रहे हैं और कर रहे हैं पेमेंट। तो अगर तो आपकी गवर्नमेंट इसको बैक करती है, ठीक है, तो सो बिस्मिल्लाह सर, आप इसे सीखना शुरू तो खैर सबको करना चाहिए जो इसमें इंटरेस्ट लेता है, ठीक है। गवर्नमेंट बैकिंग बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। जिस मुल्क में कर रहे हैं वो देख लें कि वो रेगुलेट है ये क्रिप्टो करेंसी के नहीं, क्योंकि कॉन्फिस्केट हो सकती है। वो अगर आपको पकड़ लेंगे ना तो आपके सारे एसेट्स गए, ठीक है। फिर तीसरी बात ये होती है कि जिसके साथ आपने एक ट्रस्ट का रिलेशन होता है, जैसे मेरा HBL का बार बार नाम ले रहा हूँ, तो उसके साथ है मेरा एक ट्रस्ट का रिलेशन। तो आपका किस ऐप के साथ है, किस डिजिटल वॉलेट के साथ है और किस एक्सचेंज के साथ है ट्रस्ट का रिलेशन। अगर वो क्योंकि अब तो वॉल स्ट्रीट पे भी आ गया सर क्रिप्टो करेंसीज जो है, ठीक है, और उनकी जो एक्सचेंजेस हैं वो भी उस पे इंडेक्सेस में आना शुरू हो गई हैं। तो ये सारी चीजें आपको ट्रस्ट की बेस पे समझना पड़ेंगी। सबसे बड़े रिस्क तो ये हैं। अगर आपने ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला है तो वो तो दुनिया ही हो रहा है। और ट्रेडिंग में तो मैं वो कहूंगा कि जो मैच्योर ट्रेडर होते हैं उसको तो मेरे ख्याल से 10 साल भी थोड़े हैं। और क्रिप्टो करेंसी इतनी ज्यादा वोलेटाइल है कि एक रात के अंदर $10,000 गिरता है उसका या चढ़ता है। आप ये बर्दाश्त कर सकते हैं? आपका दिल जो है 16 लाख रुपए एक रात के अंदर अंदर ऊपर या नीचे का धचका बर्दाश्त कर सकता है? अगर तो वाकई कर सकता है, ठीक है, यहाँ पे 16,000 नहीं बर्दाश्त होता तो ये 16 लाख है। मैंने अपनी आंखों से देखा है और मैं इन धचकों से ऊपर नीचे हुआ हूँ, तभी जाके अभी थोड़ा मैं आपके सामने आके बैठा हुआ हूँ। इसके लिए आपको दिल भी चाहिए, ठीक है, और लर्निंग तो बहुत चाहिए सर। इसके लिए तो आपको इतना ज्यादा लर्न करना पड़ेगा, इतना ज्यादा करना पड़ेगा कि आपकी सोच है, ठीक है, ये आपको इंटरेस्ट ही लेके जाएगा। फिर आपको जब आप लर्न कर लेंगे, फिजिकली एक्वायर भी कर लेंगे, फिर आपको पता चलेगा आपने इसे यूज किस तरह करना है। बड़ा सिंपल सा यूज है, बड़ा मजा आता है, ठीक है। मेनली इसे मेरे जैसे जो लोग हैं जो इसे थोड़ा बहुत समझते हैं, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, वो इसे एज अ एसेट इस्तेमाल करते हैं। और मैंने ग्रुप में एक बात की थी कि किसी और करेंसी ने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग शो नहीं किया जितना BTC है। BTC बिल्कुल अलग से, इसकी अपनी दौड़ है, इसकी कोई पोजीशन नहीं है। जैसे हमारे, हाँ ये मशहूर है कि आपने फर्स्ट आना, सेकंड आना, थर्ड आना है। इस शख्स की, इस BTC की अपनी दौड़ है। ये अपनी मर्जी से भागता है। क्यों? क्योंकि इसको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा। मैंने आपको रैंकिंग की बात की थी, तो अब रैंकिंग की बात आ गई है। इसकी रैंकिंग इसका मार्केट कैपिटल डिटरमिन करता है। हर बंदा जब इसे खरीदेगा और मिलियंस ऑफ डॉलर जो है इसमें इवॉल्व होंगे, तो सर कैसे नहीं ये टॉप पे आएगा। इसी तरह किसी भी चीज में आप, जैसे आपने रॉबिनहुड की बात की थी, अभी पिछले दिन उसी के चर्चे थे, ठीक है, थोड़ा मैं न्यूज को देखता रहता हूँ। तो जब हर बंदा ही परचेज करना शुरू हो जाएगा तो बात कहाँ पे चली जाएगी। यही $37 की असल कहानी है, $37,000 की, कि हर बंदे ने उसे परचेज करना शुरू किया क्योंकि वायबल है। हमारे पाकिस्तान में तो ये फिलहाल वायबल नहीं है। जो लोग करना चाहते हैं बस इसे बहुत अच्छे तरीके से समझ के, जब ये इसकी कीमत नीचे हो, डाउन जाए, आप परचेज कर लो। इसका साइकिल जो है 6 साल का भी होता है। पिछली दफा हमने देखा 4 साल का था, ठीक है। मैंने जब इसे लिया था किसी जमाने में, मैं यूज करता था इसे, हम लोग दोस्त इसे शुगल में यूज करते थे। $250 का था, ठीक है। मैं अपनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्रीज देखता हूँ कभी, तो 3-3 4-4 लिए हुए थे कभी किसी जमाने में, ठीक है। लेकिन हम, तो आपको बीवी से मारनी पड़ी कि आपने यूज कर लिए? सर तब तो अगर मैं देखूं तो मैंने 30-40 BTCs के अंदर अपनी ट्रांजैक्शंस की हुई हैं, लिए हुए हैं, दिए हुए हैं, क्योंकि BTC की कोई वर्थ ही नहीं थी सर। $250 है, ठीक है। ये तो उसने स्लोली 2014 के बाद ग्रेजुअली जो है अपने आप में इंक्रीमेंट लेके आना शुरू हुआ, ठीक है। पहली दफा कोई भी ऐसी क्रिप्टो करेंसी, उसके बाद चले, अब हिस्ट्री में बात हो रही है, थोड़ा इस पे मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद क्या होता है सर
कि ये जाता है स्लोली ऊपर जाता 10,000 पे थोड़ा स्टेबल करता है, ठीक है। 2017 के करीब जाके अपने आप को स्टेबल करता है 10,000 के करीब, 6,000 पे थोड़ा रुकता है, फिर 10,000 पे चला जाता है। अच्छा, 2017 के एंड पे क्या होता है कि इसमें आता है, इसे कहते हैं बुलिश रन, ठीक है। अगर ट्रेडिंग जो लोग करना चाहते हैं या समझना चाहते हैं तो इसमें बुलिश रन आता है, सिर्फ चंद मैं ये कहूंगा दिनों के लिए। तो ये $20,000 को टच करता है। बेसिकली 2017 का एंड था जिसने बीटीसी को बनाया। उसके बाद क्या किया, इन्वेस्टर्स ने इसी तरह उसे बेचा, सेल ऑफ किया, ठीक है, प्रॉफिट बनाया और अपने कामों में लग गए। जो बड़े जायंट्स होते हैं ना, रियल जायंट्स, जिस तरह वाकई वॉल स्ट्रीट वाले हैं, वो लोग ऐसे ही करते हैं। जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है अपना सारा पैसा डाला, दिनों में हाइप क्रिएट किया और अपना पैसा निकाल लिया जब वैल्यू ऊपर चली गई। ये उन्होंने किया। मेरे जैसे लोग भी थे, लेकिन उन्होंने, क्योंकि इसके साथ काफी अरसे से जुड़े हुए थे और एंजॉय कर रहे थे सारी सिचुएशन को देखते हुए, थोड़ा थोड़ा करके खरीद रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, जाने दो जहां जाता है, ठीक है। महंगे में भी बाय किया, 20,000 में भी बाय किया, जाने दो, थोड़ा सा ना, क्या कहता है, कुछ भी नहीं कहता। ये कलेक्टिव एफर्ट होती है, कम्युलेटिव वैल्यू बनती है इसकी। जब आप थोड़ा थोड़ा बाय करते हैं ना, वो आपको फील भी नहीं होता। सर ये ग्रेजुअली डिक्लाइन होता है तो ये मार खाता है जाके 4,500 पे, अपनी 3/4 वैल्यू डाउन कर देता है, ठीक है। 4 साल इसी कश्मकश में रहता है और जैसे ही कोरोना की खबरें निकलना शुरू होती हैं, ठीक है, ये अपना सारुख उठाना शुरू करता है नाक की तरह, ठीक है। और तब क्योंकि लोगों ने बहुत सारा पैसा, अच्छा होल्डर्स इसमें बहुत बड़े हैं, इतना सबसे ज्यादा पैसा जो, अगर इसकी आप फैक्चुअल इसमें देखें ना कि मार्केट कैपिटल क्या है, तो होल्डर्स का सबसे ज्यादा है, ठीक है, अभी भी, ठीक है। तो एक अर्ली क्विट होता है, मैं हमेशा अर्ली क्विट करने को प्रेफर करता हूँ जब मैं इस तरह वोलाटाइल वाली कंडीशन होती है, वरना मैं कुछ भी नहीं करता, बैठा रहता हूँ, ठीक है। ये ट्रेडिंग के कुछ छोटे मोटे टिप्स हैं जो मैंने सीखे थे, ठीक है, उन्हें मैं यूज कर लेता हूँ, क्योंकि ना मैं प्रो हूँ इसमें और ना ही मैं ट्रेडिंग की किसी को मशवरा दूंगा कि क्रिप्टो में आप ट्रेडिंग करें। क्रिप्टो के लिए असल में ना सबसे ज्यादा दिल चाहिए और उसके बाद जेब चाहिए, ठीक है, और तीसरे नंबर पे स्किल्स आते हैं, ठीक है। तो स्किल्स फिर सबसे ऊपर आ जाते हैं आपके। मैं आपकी बात को यहाँ से पिक करते हुए मेरी सजेशन ये है कि थोड़ी सी इसमें अवेयरनेस लेके, अगर आपके पास लेट्स से 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 रुपया पड़ा हुआ है और आपको अगले 2, 3, 4 साल के लिए वो पैसे नहीं चाहिए, आपके बैंक में भी पड़े हुए हैं, तो आपको बैंक वो रेट ऑफ रिटर्न नहीं देगा जो रेट ऑफ रिटर्न जो है वो आपको क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करने से मिलेगा। सो क्रिप्टो की ट्रेडिंग करनी चाहिए। आप अपने पैसे जो है, डाउन द रोड हमारा जो पेपर बेस्ड करेंसी तो खत्म होती जा रही है। अगर इसमें ट्रेडिंग का वर्ड यूज करें, आप इसे कहें कि एज अ एसेट अपने पास रख लें, इसे बिल्कुल जी। परचेज करते जाएं। ये वो जो आपकी सेविंग मनी है ना, बेसिकली जो आप प्लॉट ले लेते हैं या कोई और चीज, बिल्कुल आप कंटिन्यू करें। बस मैं इतना ही ऐड करना चाहता था, वो इस एस्पेक्ट में आप लेते रहें इसे। ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने ये बैन कर दिया है कि आप अपने घर में $10,000 से ज्यादा आप अपने पैसे नहीं रख सकते। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ये बैन कर रही है। सो इसका मतलब है कि सारे का सारा पैसा घरों में से निकल कर लोगों के हाथ में चला जाएगा। पाकिस्तान में 5,000 रुपए का जिस दिन नोट बैन हुआ, तो हमने अगर कोई फ्रिज लेने के लिए जाना है ना, तो मैं इतने ज्यादा जो है ना वो 100 के नोट या 50 के, 1000 कितने ज्यादा नोट्स लेने के लिए जाएंगे। सो वन वे और द अदर पीपल विल मूव टुवर्ड्स डिजिटल करेंसी। सो प्लास्टिक मनी तो हमारे देखिए मैं बिल्कुल खुरम भाई इसमें इनपुट दूंगा मैं, बल्कि इसकी तो एक बहुत बड़ी एग्जांपल थी जब ये पाकिस्तान में 10 रुपी का जो नोट है वो बेसिकली जब बैन हुआ था, सॉरी 5 रुपी का, तो ये लोग कहते हैं कि लोग बोरियों में भर भर के जो पैसा वो बैंक में लेके आए थे फॉर इट्स रिप्लेसमेंट। तो ये तो वाकई इसमें तो कोई शक नहीं। जी। अभी हम अमेरिका की एग्जांपल हम लोग उसको नहीं यूज करते। मैं आपको चाइना की एग्जांपल देता हूँ। चाइना की जो टोटल ट्रेड है, उस ट्रेड का 25% ट्रेड जो है वो ऑनलाइन ट्रेडिंग है, डिजिटल ट्रेड है, ई कॉमर्स ट्रेडिंग है। और डिजिटल कॉमर्स का भी कोई 70-80% जो है वो मोबाइल कॉमर्स है। लोग वी चैट लेकर जाते हैं और उसके थ्रू आप अपने पेमेंट्स कर देते हैं। डाउन द रोड 2 साल, 4 साल, 5 साल के बाद जब हमारे पास ये डिजिटल करेंसीज जो आ रही हैं ये मेच्योर होंगी, तो ये हमारा एक ऐसा एसेट होगा जो कि ऑन अ
क्लिक जो है वो हमारे पास जो है वो कैश हो सकता है। मेरे फादर अल्लाह उनको जन्नत दे, वो कहते होते थे कि खुर्रम, जिसने भी ज़िंदगी में कभी कोई ज़मीन का काम किया ना, उसको एक दफ़ा अदालत ज़रूर जाना पड़ना है। चाहे वो लड़ाई झगड़े के लिए जाना पड़े या उसको जो है ना वो अपने नाम पर रजिस्ट्री करवाने के लिए या बेचने के, एक दफ़ा अदालत उसको ज़रूर जाना पड़ना है। सो क्रिप्टो बाय कर लेंगे तो आपको किसी अदालत में नहीं जाना पड़ना। ये आपका फिक्स्ड एसेट हो, एज़ लॉन्ग एज़ कि खुर्रम भाई आपको पकड़ ले। सो ये एक आपका ऐसा एसेट है जो कि हाईली लिक्विड है। आप उसको ऑन अ क्लिक, फिर इसकी इतनी बड़ी मार्केट है, ज़मीन बेचने के लिए चले जाएँ, हमें बंदा ही नहीं मिलता। बंदा मिल जाए तो वो हर बंदा ही दूसरे बंदे को छुरी मारने के लिए होता है। लेकिन क्रिप्टो की पूरी दुनिया हमारे पास मार्केट है। डाउन द रोड 3-4 साल। अच्छा, एक और चीज़ मैं ये इसमें से कंटिन्यू करता हूँ। मैं अमेरिका आना-जाना लगा रहता है। सो मैंने पाकिस्तान में था, तो मैं पाकिस्तान में बैक इन आई थिंक फरवरी और मार्च मैंने ना डॉलर्स कन्वर्ट करवाने के लिए कोशिश की। तो मैं मार्केट में गया तो मैंने ना 50 पैसे के मार्जिन से ना मैंने पैसे कन्वर्ट ना करवाए, कि नहीं ये जो है ना मुझे बड़ा नुकसान हो रहा है। सो 3 महीने के बाद जब मैंने अपने पैसे कन्वर्ट करवाए तो मुझे कितने ही हज़ारों का नुकसान हुआ। सो अगर आपके पास पैसा बैंक में पड़ा हुआ है कैश में, सो डाउन द रोड डॉलर्स ऊपर जाएगा ही जाएगा। मैं हँसता होता था किसी ज़माने में कि हम सुनते होते थे कि यार ये ना डॉलर को ना 170 पे चले जाना है। हम कहते होते यार ये देखो बकवास कर रहे हैं। ये कभी भी नहीं हो सकता कि डॉलर जो है ना वो 170 पे चला जाए। और मेरी इन गुनाहगार आँखों ने और जहाँ पे इतने गुनाह देखे हैं, मैंने उस गुनाह में डॉलर को भी 170 पे जाते हुए देखा है। सो डॉलर 170 पे गया, डॉलर ने और नीचे चले जाना है। सो वन वे और द अदर पाकिस्तानी करेंसी ने डिवैल्यूएट होना ही होना है। तो अगर हम खुर्रम भाई यहाँ पे एक छोटा सा मैं इनपुट दूंगा, रिस्क वगैरह की बात हो रही थी। आज से कुछ अर्सा पहले जो है वो एक बहुत बड़ा स्कैम यहाँ पे चला था, शायद आपकी भी ज़हन से गुजरा हो, दैट वाज अ डबल शाह स्कैम, कि शायद आपकी भी उससे गुजरा हो। इस टाइम कुछ हमारी कोई बैठक्स वगैरह रही तो उसमें ये भी एक बड़ा टॉपिक चल रहा था कि इट कैन बी दैट टाइप ऑफ गेम। जैसे फुरकान भाई ने बड़ी एक बात की कि अगर हम 5,000 का एक पाकिस्तान जिसपे हुकूमत पाकिस्तान से जारीशुदा का नोट जो है वो लिखा हुआ होता है, उसे हम लेके जाते हैं तो इट हैज अ वर्थ, कि उसके पीछे कोई ना कोई स्टैंड कर रहा है। तो इसमें वाकई ये एक फैक्टर है कि वो भी अगर आप स्कैम को भी थोड़ा सा इससे रिलेट करें, तब क्या होता था कि बंदा उसके पास कोई जा रहा है डबल शाह के पास, तो ही गिव अ सिंपल रेसिप्ट, अपने हैंड रिटर्न रिसीप एक दे देता था कि भाई 20 दिन के बाद आए, जो आपने ये 10 लाख दिया ये आपका 20 लाख हो जाएगा। कोई और उसके पास गया है तो उसने 50 लाख जमा कराए तो उसने कहा हाँ भाई आप 100 दिन के बाद आ जाए, मीन के 3 महीने के बाद आ जाए तो ये आपका 1 करोड़ हो जाएगा। तो ये एक बड़ा एक मेजर फैक्टर है, एक एक आप कह लेंगे करेंसी को रेगुलेट करने का, कि वो कहता है ना कि इधर से पकड़ा उधर चला दिया, उधर से पकड़ा उधर चला दिया। तो वाकई अगर अगर हम क्रिप्टो करेंसी को भी देखें तो इसमें अगर कोई प्रॉपरली इसकी ऑनरशिप लेके, इसको बैक एंड पे इसकी ऑनरशिप लेके स्टैंड करे। एक सिंपल एग्जांपल मैं कहता हूँ, एक बहुत बड़ा जायंट है माइक्रोसॉफ्ट, वही अगर पीछे इसके स्टैंड कर लेता है कि भाई मैं इसको पूरा बैक करता हूँ, एप्पल हो जाता है, या कोई भी ऐसी कोई एक एक बड़ा सेक्टर जो इसको ओन करना स्टार्ट कर दे, तो मेरा ख्याल है कि ये मेरा एक वो कहते हैं ना कि छोटा सा तजिया है, जैसे वो फुरकान ने भाई ने बात की, इतना तजर्बा तो नहीं है लेकिन जो एक एक ज़हन कहता है कि आने वाला दौर इसी का होगा। क्योंकि मैंने वही बात की जो मेजर वजह कि आज कभी भी, अब मैं अगर अपनी एग्जांपल लूं, मेरी जेब में कभी भी 5-7 हजार से ऊपर नहीं होते। क्यों? ये भी बहुत बड़ी अमाउंट है। जब आपका एक क्लिक काम कर रहा है, तो आपको करेंसी रखने की क्या ज़रूरत है? मैं आप फिर इन्हीं कार्ड्स के थ्रू प्ले करोगे, इन्हीं चीज़ों के थ्रू प्ले करोगे। जी। मेरा ख्याल है फुरकान साहब शायद इसमें हमें कंफर्म करेंगे कि फेसबुक की अपनी एक शायद क्रिप्टो करेंसी है। जी सर, हाँ। मैं इस पे आपको बताना चाह रहा था कि अ, उस्मान ने जैसे कहा कि पैकिंग होनी चाहिए। अच्छा उस्मान भाई इसमें ऐसा है कि लीगलाइज़ नहीं हो सकती हैं, कोई भी करेंसीज़ ये लीगलाइज़ नहीं हो सकती, स्पेशली बीटीसी नहीं लीगलाइज़ हो सकती, उसकी एक रीज़न है बहुत बड़ी। जो हमारे पास आजकल लीगल करेंसीज़ हैं, जिन्हें फिएट करेंसीज़ भी कहा जाता है, जिनकी गोल्ड बैकिंग नहीं है बेसिकली, पेपर करेंसी जो होती है, ये भी लोगों को पढ़ना चाहिए। मैंने बेसिकली बीटीसी के बाद सारा फाइनेंस पढ़ना शुरू किया, कभी मुझे फाइनेंस अच्छा ही नहीं लगता था, हालाँकि मेरे भी घर में एक एमबीए बैठा हुआ है। तो लेकिन मजबूरी के तहत पढ़ना पड़ा, अच्छा लगा, मज़ा आना शुरू हुआ, किस तरह मनी वर्क्स। अच्छा जी, अ, हमने सबसे स्टार्ट पे हमने बात की थी सेंट्रलाइज़ और डिसेंट्रलाइज़ सिस्टम की। तो इसमें क्या होता है कि डिफरेंट जो माइनर्स हैं, माइनिंग पे भी अभी हमने आना है, डिफरेंट माइनर्स इन्होंने कंप्यूटर्स रखे हुए हैं, ठीक है? और वो कंप्यूटर मेन फ्रेम टाइप है।
ठीक है, अब सिंपल कंप्यूटर्स नहीं माइनिंग कर पाते, और मे बी किसी ने इनसे अच्छे मेन फ्रेम्स रखे हों, सर्वर बेस्ड सिस्टम्स रखे हों, ठीक है, इनके आते भी हैं अपने जो है ना, बिल्कुल जो बेसिकली इसी पर्पस के लिए बने होते हैं। इवन ग्राफिक कार्ड्स वगैरह वाली चीजें नहीं इस्तेमाल हो पाती इनकी माइनिंग के लिए, ठीक है, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स या छोटे रिग्स जिन्हें कहा जाता है, वो बनते हैं। अच्छा, वो सब जो लोग होते हैं, इन सबको कहते हैं हम नोड्स। अगर मेरे पास भी एक मोबाइल है या कंप्यूटर है, तो मैंने वॉलेट इंस्टॉल किया ना, तो एक बहुत छोटी-सी नोड मैं भी हूँ, बहुत छोटी-सी। लेकिन जिसके पास जिस कंपनी की मैं ऐप यूज़ कर रहा हूँ, जिस कंपनी की मैं एक्सचेंज कर रहा हूँ, वो भी एक बड़ी नोड है। क्यों? क्योंकि वो भी बहुत सी ट्रांज़ैक्शन को वैलिडेट कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे नोड ट्रांज़ैक्शन वैलिडेशन के लिए यूज़ हुआ है। तो इस तरह ये डिसेंट्रलाइज़ हो जाता है। डिसेंट्रलाइज़ होने से मुझे और आप लोगों को फ़ायदा ये है कि कोई भी मेरी करेंसी को एक तो डिवैल्यू नहीं कर सकता, उसका चेक एंड बैलेंस नहीं रख सकता, टैक्स से मैं बच जाऊँगा। लेकिन ख़ैर अगर टैक्सेबल भी हो जाता है ये, तो ये मेरी सेफ चीज़ है, मुझे अपनी पॉकेट्स नहीं भरनी पड़ती, मुझे बैंक के साथ नहीं जाना पड़ता, बैंक के साथ लिंक नहीं होना पड़ता, उसकी 100 फ़ॉर्मेलिटीज़ को पूरा नहीं करना पड़ता, और भी बेशुमार चीज़ें आपको पता है, दिन में हर वक़्त तो पैसे की ज़रूरत आ रही होती है हर चीज़ के लिए, वो सारी फ़ॉर्मेलिटीज़ खत्म हो जाती हैं। ये फ़ायदा है डिसेंट्रलाइज़्ड सिस्टम का कि गवर्नमेंट आपके ऊपर चील की तरह जो है वो कभी भी झपकेगी नहीं। सही है। ये अभी लेकिन ऐसा होगा नहीं, ये समवेयर मिडल में ये कहीं बात सेटल होगी। उसकी एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ आपको कि यूएई के अंदर उन्होंने अपनी भी करेंसी लॉन्च कर दी हुई है क्लिप के नाम से, और भी बहुत से ममालिक हैं जिन्होंने अपनी नेशनल करेंसीज़, ठीक है, जिन्हें डिजिटल करेंसीज़ का नाम देते हैं, वो ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम, बैक एंड पे वही सेंट्रलाइज्ड, लेकिन ब्लॉकचेन बेस्ड और अपने नाम से, ताकि क्योंकि बीटीसी की वैल्यू बढ़ रही है तो यार हमारी भी लें, हमारी की भी वैल्यू बढ़ेगी। मार्केट कैपिटल जिसका जितना होगा उस लिहाज से उसकी। इसकी एग्जांपल है, अफ्रीका का कोई मुल्क है, वो इस पे पिटा है। पिटने से मुराद ये है, ये कराची वाली लैंग्वेज है। पिटने से मुराद ये है कि उसने अपनी ब्लॉकचेन बेस्ड करेंसी डिजिटल बनाई, लेकिन फेल हो गया, नहीं वायबल नहीं कर पाया उसे। ठीक है? तो ये एक लाइव एग्जांपल्स है मुल्कों की हमारे पास। अभी आपने एक वर्ड यूज किया था माइनिंग, ये क्या है? क्रिप्टो माइनिंग, ये डाटा माइनिंग की तरह की कुछ चीज है या कोई और? ये क्या फिनोमेना है ये? बेसिकली ये माइनिंग नहीं है ना, ये डाटा माइनिंग है। अच्छा। ठीक है, ये वो दोनों चीजें नहीं है। आपने जो मैं इसे समझ पाया हूँ, मैंने इसे बहुत समझने की कोशिश की है, और जो मैं उसे समझ पाया हूँ वो मैं आपको अपना बताता हूँ। मैं आपके साथ ना शेयर करता हूँ। ये मेरे फोन पे मुझे पाई नेटवर्क आया हुआ है, ये मेरे पास आई है, और ये मुझे रोज कहते हैं कि जी आप माइनिंग करें, माइनिंग करें। सो आई डोंट नो कि वो ये क्या चीज है। ये पाई की तरफ भी मैं आता हूँ, चले वो भी मैं आता हूँ। अच्छा, बीटीसी किस तरह काम करता है वो मैं आपको बताता हूँ कि बीटीसी जो बहुत लोग हैं जिन्होंने नोड्स रखी हुई है अपने पास, सर्वर बेस्ड सिस्टम रखे हुए हैं, ठीक है, उनको जब वो कोई ब्लॉक को क्लियर करते हैं, वैलिडेट करते हैं, तो उन्हें कुछ रिवॉर्ड मिलते हैं। पॉइंट समथिंग समथिंग बीटीसी, पॉइंट समथिंग समथिंग बीटीसी। क्यों? क्योंकि वो मेरी ट्रांजैक्शन आप तक पहुंचा रहे हैं, उसे वैलिडेट कर रहे हैं, उनका कंप्यूटर बेसिकली। तो वो जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू चल रहा है ये सिस्टम, ठीक है, वो उनको रिवॉर्ड देता है अपने वॉलेट में। उस सिस्टम का अपना एक वॉलेट होगा, ठीक है। ये असल में चीज अनवील्ड नहीं है कि वो कौन सा सॉफ्टवेयर होगा, क्योंकि मैंने सॉफ्टवेयर से काफी पढ़ने की कोशिश की है, तो वो मुझे ये स्टोरी पता चली है कि बेसिकली क्योंकि वो सॉफ्टवेयर है, करेंसी बजाते खुद एक सॉफ्टवेयर है, तो वो सॉफ्टवेयर क्या करेगा कि अपने वॉलेट के अंदर भेज दिया करेगा रिवॉर्ड, ठीक है, सिस्टम आपका यूज करेगा। तो उसके लिए जो बेस्ट सिस्टम है ना, वो जो जीनियस लोग हैं जो कमांड लाइन को समझते हैं, तो कमांड लाइन बेस्ड सिस्टम के ऊपर वो क्या करेंगे इसको, क्योंकि वो हैकेबल एज सच सिस्टम नहीं रहता आजकल के दौर में, जिसमें फाइल हैंडलिंग यूज होती है कंप्यूटर साइंस की लैंग्वेज में। तो वो जो बहुत ज्यादा जीनियस लोग हैं वो उसे कमांड बेस्ड किसी सिस्टम के ऊपर माइन कर रहे हैं। अब माइनिंग मैंने आपको बता दिया कि ये वो माइनिंग नहीं है कि आप खोद रहे हैं और अंदर से सिक्का निकलेगा। आप नोड को, आप ट्रांजैक्शन को वैलिडेट कर रहे हैं,
उस ब्लॉक को वैलिडेट कर रहे हैं, वो अगर वैलिडेट हो जाती है तो आपको उसका रिवॉर्ड मिल जाएगा, कुछ सेंट्स कह लें आप, कुछ पैसों में, बीटीसी के पैसों में। बिल्कुल इसी तरह माइनिंग पे अगर हम मैं आऊं आगे पाई की, तो सर ठीक है, इन्होंने एक नेटवर्क बनाया। पिछले दिनों मेरे कुछ ACCA क्वालिफाइड और ICAW क्वालिफाइड दोस्त मेरे पास बैठे हुए थे। उनका रेफरेंस इसलिए दिया कि इतना पढ़ने के बाद भी कुछ लोग अपने आप को लिटरेट नहीं करना चाह रहे होते। मैं खुद ACCA कुछ में की नहीं पता। सर कुछ की एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ठीक है? आपके साथ तो मजा आ गया ना बात करने का। मैं तो सीखने वाली साइड पे हूँ, मुझे जहाँ से सीखने के लिए अच्छी बात मिलती है मैं जी। सीखता हूँ। तो सर उसमें ये था कि एक दिन पहले मैं उन्हें सब लिटरेट कर रहा हूँ रिगार्डिंग बिटकॉइन और इस तरह जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ। अगले दिन ही वो पाई नेटवर्क मेरे पास ले आता है और मुझे कहता है कि यार ये देखिए इंस्टॉल कर, इस पे इतने कॉइन्स मिल रहे हैं, इतने कॉइन्स मिल रहे हैं, इतने कॉइन्स मिल रहे हैं। मैंने कहा यार मैं तुझे $35,000 की बात कर रहा हूँ और तू मुझे 35,000 पैसे की भी नहीं बात कर रहा, ठीक है? कुछ थोड़ा मिडवे में आ जा, कुछ ऐसा कर। असल में जब इंसान लिटरेट होता है ना, तो उसकी राहें खुद ही खुलना शुरू हो जाती हैं, उसे एक सिस्टम के बारे में पता चलना शुरू हो जाता है। सर माइनिंग जो है ना, माइनिंग के लिए आप के पास बहुत से सॉफ्टवेयर मिलते हैं। मैंने अपने लैपटॉप पे ऊपर ना ये एग्जांपल की हुई है। आपका पीसी ना जल जाएगा अगर आप माइनिंग करेंगे तो। वो हर वक्त यूं चलता रहता है फुल क्लॉक स्पीड के ऊपर, ठीक है? क्यों? उसको वो पावर चाहिए, मतलब उसे कहते हैं हम इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, ठीक है? वो इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड के लिए फुल क्लॉक के ऊपर चल रहा होता है और क्योंकि वो भी सॉफ्टवेयर है तो उसने एक पजल रखा हुआ है, उसे सॉल्व करना है, ठीक है? तो उसको करने के लिए वो बहुत ज्यादा हीट अप हो रहा होता है। समझे एक गेम खेली जा रही है और उसमें डिफरेंट तरह की वैलिडेशन करनी है। अब वैलिडेशन मींस डिफरेंट डेटा को वैलिडेट करना है कि मेरा ईमेल आप ही को पहुंचे, कहीं और गुम ना हो जाए, ठीक है? मतलब खत पहुंचाने के लिए भी तो हम कितने सोच जतन करते हैं, बिल्कुल ईमेल के लिए भी सॉफ्टवेयर भी इसी तरह सोच जतन करता है और बिल्कुल इसी तरह मैं बीटीसी आपको भेज रहा हूँ तो उसके लिए भी सोच जतन है। वो जो सोच जतन है ना, वो बेसिकली ये हमारे माइनर कर रहे होते हैं जिन्होंने रिग्स लगाई हुई है, वो स्पेशलाइज्ड सिस्टम्स लगाए हुए हैं, तो वो रिवॉर्ड इकट्ठा कर रहे होते हैं अपने पास। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि कुछ होल्डर्स होते हैं जिनकी वजह से मार्केट कैपिटल इनकी बढ़ती है। कुछ माइनिंग करने वाले रिग वाले लोग होते हैं, कुछ एक्सचेंज वाले होते हैं, कुछ मेरी तरह के बस ठीक है इस्तेमाल करेंगे, रख देंगे। अभी तो मैंने सब कुछ जब अपॉर्चुनिटीज तो मैं गया है, मैंने सब लिक्विडेट कर लिया है, ठीक है? फिर जब ये डाउन जाएगा तो मैं इसे फिर से खरीदूंगा क्योंकि मुझे इसको इस्तेमाल करना आता है, ठीक है? तो मैं ये नहीं है कि 50 साल बाद इसे बेचूं। अब मेरा प्लॉट 2 दिन के अंदर ही महँगा हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि 10 साल बाद महँगा हो। तो मेरा प्लॉट जब महँगा होता है मैं उसे बेचता हूँ, जब मेरा सस्ता होता है प्लॉट, मैं उसे खरीदता हूँ। तो पहले मैं काफ़ी ज़्यादा करेंसीज़ इस्तेमाल कर रहा था, 4-5, ठीक है? तो मैंने अपने ड्यू डिलिजेंस करते हुए सिर्फ़ बीटीसी पे आया हूँ और अगर कोई करेंसी इतनी स्ट्रॉन्ग हुई, क्योंकि मैं इसे देखता रहता हूँ, तो फिर मैं उसे करूँगा। सॉरी मैं अपने फ़ोकस से हट गया हूँ, ट्रैक से हट गया हूँ क्योंकि काफ़ी चीज़ें इंटरलिंक होती हैं। तो मोबाइल माइनिंग तो पॉसिबल है ही नहीं। ये एक नई स्कीम चलती है, ये भी एक पोंज़ी स्कीम है सर, वर्ड ऑफ माउथ इस्तेमाल करते हैं, ये हर बंदा पाए इंस्टॉल करे, ठीक है? मेरे जितने रेफरल्स होंगे उतने एक्स लग जाएँगे। इसे कहते हैं सर मल्टी लेवल मार्केटिंग। आप इससे अच्छी तरह जानते हैं, ठीक है? मेरे जितने ज़्यादा मैं जितने लो आपने सर वन कॉइन का सुना था? हाँ, नहीं मैं बिल्कुल इसमें जो सर है वन कॉइन के बारे में ज़रा पढ़ें और आपकी आँखें क्या आप ऐसा लिटरेट होंगे कि कैसे-कैसे स्कैम्स होते हैं। और मेरे घर में इस तरह के फ्रॉड हुए हैं कि जिन लोगों ने वन कॉइन खरीदे हुए थे, घर से मतलब ये है कि बहुत करीबी दोस्तों ने, बताया नहीं। वो तो जब आप बताते हो ना कि यार मेरे पास भी बीटीसी है, मैं भी ईथर समझता हूँ, ये वो, अच्छा कौन-सा वॉलेट यूज़ करते हो? अच्छा ये यूज़ करते हो? अच्छा ये हाँ यार मैंने वो वन कॉइन लिया था, उसका वो वाला पैकेज लिया था मैंने। तो बेचारों ने बहुत डुबाए वहाँ पे पैसे। इसलिए आपने कोई स्कीम में नहीं आना, ठीक है? फिर बात वहीं पे आ जाएगी कि फिर कैसे करें, क्या करें? पहले थोड़ा-सा पढ़ते हैं,
जो इन चीज़ों को समझते हैं उनके साथ अटैच हों, वो आपको स्लोली उंगली पकड़ के चलाना सिखाएँगे। जब आप खुद से समझदार होना शुरू होएँगे, तो फिर आप खुद से इसे परचेज़ करें। क्योंकि इसमें पैसे इन्वॉल्व है और जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व होता है, वहाँ पे मक्खियाँ भी होती हैं सर, सही। ठीक है? तो सो वो टूट पड़ती हैं फिर। मैं आपकी तो बात पाई ने अपनी एक किस्मत आज़माई है। मैंने इलेक्ट्रोनियम यूज़ किया था, मैं आपको अपनी प्रैक्टिकल बताता हूँ बातें। इलेक्ट्रोनियम फर्स्ट मोबाइल माइनर था। होता क्या है कि मोबाइल माइनिंग नहीं होती सर, उन्होंने कहा है कि बस हाँ, आपने हमारी ऐप ऑन रखनी है या रोज़ आना है या रेफरल्स लेके आने हैं, हम फ्री में आपको कॉइन्स देंगे। वो कॉइन्स कैसा डिजिट्स ही है ना, 10 हो गए, 20 हो गए, ठीक है? इलेक्ट्रोनियम सर आप एक नाम लिख लें, आप इसे देखिएगा फिर। मैं मेरे इस वक़्त वक़्त जो है वो 5.197 जो है 5.197 पाइज़ हैं। सो ये पता नहीं कैसे आए हैं। और ये मेरा जो है वो फ़ोन वो 0.12 पाई पर आवर के साथ जो है वो अपडेट हो रहा है। आई डोंट नो पाई की वैल्यू क्या है, बट आई नो कि अगर मैं इसको देखना शुरू करूँ, तो ये बिल्कुल ही कुछ पैसों में जाएगी। चलिए वो पाई पे मैं आता हूँ, आपको इलेक्ट्रोनियम का बताता हूँ। इलेक्ट्रोनियम ने एग्ज़ैक्टली यही किया। मेरा एक दोस्त है, मैं इस तरह की जो कमर्शियल या प्रमोशनल चीज़ें होती हैं ना, इनमें नहीं जाता। मैं फिज़िकल वर्ल्ड के साथ जो बेहतर चीज़ें हैं, उनको अटैच करने की कोशिश करता हूँ। जैसे बीटीसी मेरी फिज़िकल लाइफ़ में एक अच्छी चीज़ है। मैंने सिर्फ़ उसको अटैच किया है। मैंने उससे बाकी गाँठ-छाँट करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है आपको। मैं डॉलर्स लूँ, यूरोज़ लूँ, पाउंड्स लूँ, क्या लूँ? मैं डॉलर्स लेता हूँ ना यार। बाकी चीज़ें मैं क्यों अपना सर खपाऊँ? डॉलर्स पहले मैं डॉलर्स तो सीख लूँ, ठीक है? तो इस तरह गाँठ-छाँट करने के बाद आपको पता चल जाता है मैंने क्या करना है। मैंने भी वही किया, बहुत सी करेंसीज़ यूज़ की, जिनकी एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। मैंने एनएक्सटी यूज़ किया, जो बहुत बुरी तरह पिटा। मैं आपको बताता हूँ ना फिर होता क्या है। फिर लोग फिर सारी ज़िंदगी उस चीज़ के बारे में भी नहीं बात करते, क्योंकि ये पैसे जब डूबते हैं ना, तो बंदा खामोश हो जाता है फिर। वो किसी को नहीं बताता। एनएक्सटी में सर मेरा $500 गया। और मैंने तब परचेज़ किया उसे जब ये बूम पे था। फिर एक रेड कॉइन था, मैंने वो परचेज़ किया, वो थोड़ी वैल्यू में परचेज़ किया। मैंने पोंज़ी स्कीम्स के अंदर अपने पैसे ज़ाया किए, लोगों को दिए, मुझे अच्छे पैसे आया करते थे, ठीक है? ये मैंने सब कुछ कर लिया हुआ है। डबल शाह सर मेरे फ्लैट में अबू धाबी में टीचर था, वो डबल शाह था सर वज़ीराबाद का। वो उस कमरे में से जा चुका हुआ था। मतलब आज से कोई जब मैं वहाँ पे गया था तो आज कुछ 6-7 साल पहले की स्टोरी थी वो डबल शाह वाली, ठीक है? तो उसके बारे में भी फिर मैंने फिर पोंज़ी स्कीम के बारे में पढ़ना शुरू किया, एमएलएम के बारे में पढ़ना शुरू किया। तो अब जब मेरी भूख बढ़ती गई और मैं पढ़ता गया, तो ये ग्रेजुअली सब कुछ मुझे पता चलता गया। फिर मैंने बीसीएच लिया। इसमें सर फ़ोर्क्स भी होती हैं, हार्ड फ़ोर्क, सॉफ्ट फ़ोर्क। जो लोग इसे मैनेज कर रहे होते हैं ना, जो एक्सचेंजेस उसका किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है ना, जैसे उस्मान भाई ने बात की थी कि कोई एक चीज़ इसे लेके चला ले। तो ल लोग चला रहे हैं, उन दोनों के दरमियान आ गया कॉन्फ्लिक्ट। उन्होंने कहा नहीं जी, बीटीसी मैं ले रहा हूँ और बीसीएच मैं ले रहा हूँ। तो इस तरह फॉक्स आते हैं। तो वो नई करेंसीज़ इवॉल्व होती हैं उसमें। मैंने सही। थोड़ी-सी वो ली कि अपने ना एसेट्स को थोड़ा वो करूँ डाइवर्सिफ़ाइड करूँ एसेट्स को अपने, ठीक है? सो उस्मान साहब, उसको जी, प्लीज़ आप कंटिन्यू करें। प्लीज़ करें। उसको देखते हुए मुझे आइडिया हुआ कि बीटीसी ही जो बिटकॉइन है, वही रिलायबल है। ये गोल्ड स्टैंडर्ड है, ये करेंसीज़ में यूएसडी है, ठीक है? और मतलब कमोडिटीज़ में ये गोल्ड है। आप इसको इस तरह कंपेयर कर सकते हैं। तो क्रिप्टो करेंसीज़ में ओनली बिटकॉइन। जब भी मौका मिले, सस्ता हो, थोड़ा-सा खरीद लें। ज़िंदाबाद, ज़िंदाबाद। सो मैं सेशन को कंक्लूड करते हुए आपसे लास्ट क्वेश्चन ये पूछता हूँ कि हमारे सामीन के लिए फरमाइएगा कि एक तो आपने बता दिया बिटकॉइन, इसके अलावा किन कॉइन्स को जो है वो मॉनिटर करना शुरू करें ताकि ओवर द पीरियड ऑफ अ मंथ और 2 मंथ्स वो उसको स्टडी करते रहें। सो इसके अलावा भी अगर आप कोई कॉइन्स का नाम ले लें हमारे सामने, तो हम उसको हाँ, स्टडी करें। सबसे बिटकॉइन के बाद सबसे जो अच्छा कॉइन है ना, वो है ईटीएच, इरीथियम, हुँ, हुँ। ठीक है? तो इरीथियम को वो स्टडी करें, जी, ठीक है? और मेरे ख़्याल से इतना काफ़ी है, ठीक है। सो 2 करेंसीज़ क्योंकि को दोनों को देखें हाँ, और इन दोनों करेंसीज़ को ये स्टडी करें कि ये क्या है, कैसे काम करती हैं, ठीक है? और जितने मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा अपना पीडीएफ ग्रुप में, जी, तो आप उसके बारे में लिटरेट कर सकते हैं। मेन वही चीज़ें हैं, उन्हीं के साथ बाकी चीज़ें लिंक्ड हैं।
ठीक है। अब इसके बारे में अब ब्लॉकचेन पढ़ें, जैसे मैंने आपको बताया था, वही पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स आपको पता चल जाएंगे। अच्छा मुझे तो ये पता नहीं है ये आल्ट कॉइन क्या होता है। तो बीटीसी के अलावा जितनी डिजिटल करेंसीज हैं, टोकन्स हैं, अच्छा आईसीओज होते हैं, आप उनमें ना पढ़ें। इनिशियल कॉइन ऑफरिंग, जिस तरह आईपीओ होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है, इसी तरह इनिशियल कॉइन ऑफरिंग होता है। अगर तो आप इसमें आना चाहते हैं तो फाइनेंस को आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत समझना पड़ेगा। और ये भी, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, ठीक है, 10 साल पुराना, लेकिन मुझे इन चीज़ों को ग्रेजुअली समझना पड़ा है, फाइनेंस को। मुझे फाइनेंस बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था, यकीन करें, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस और ये वो। लेकिन सिर्फ इसकी वजह से, एक बीटीसी की वजह से ना, ये सब समझना पड़ा है। ये यही मैं कहने लगा था कि ये हम दोनों इंजीनियर्स हैं, तो मैं भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और हमारा बड़ा साथ रहा आपस में। तो मेरे लिए वाकई एक शॉकिंग न्यूज़ भी थी कि भाई वो कहते हैं ना, अल्लाह लियो केड़े पासे टुर पे हो। जो ये कह रहे हैं फाइनेंस, मैंने खुद फाइनेंस एंड आई इक्वली हेट फाइनेंस। मुझे भी फाइनेंस उतनी बुरी लगती है जितनी आपको बुरी लगती है। लेकिन क्या सर वो इसमें था कि थोड़ा सा बस जो एक्स्ट्रा मनी होती है, जो आपने सेव की होती है, मैंने तो उस पर्पस के लिए उसे रखना शुरू किया, ठीक है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं उसमें सीखता भी गया, लॉस भी किए, डिफरेंट और करेंसीज ली। असल में मेरे जो फ्रेंड्स थे साथ में, तो हम इस तरह करते रहते थे, आपस में स्वैपिंग करते रहते थे, नए प्लेटफॉर्म, नई ट्रेडिंग एप्स। मैंने कभी IQ ऑप्शन नहीं यूज किया सर, मैंने कभी पाई इंस्टॉल नहीं किया, ठीक है। मैंने कोई इस तरह की फजूलियात, मैं कहता हूँ इन्हें, अभी डिलीट करता हूँ मैं। सर मैं कोई इस तरह की चीज नहीं इस्तेमाल करता जो मुझे डिस्ट्रैक्ट करे मेरे फोकस से, ठीक है। अब मेरा फोकस एक ही है, जिस दिन बिटकॉइन अंडर 10K होगा, मैं उसे परचेज करूंगा, ठीक है। मतलब आपने इस तरह से नजर रखी हुई है। अभी एक में भी लोगों ने कहा था 2017 के एंड पे कि ये 100K प्लस जाएगा, तो 100K प्लस नहीं गया, 20K गया। तो आप 1/5 वाला पोर्शन अभी भी देख लें, क्योंकि ट्रेडिंग सारे ये तुक्के ही हैं सर। हिस्ट्री देखते हैं, सारी गेम ही मार्केट कैपिटल की है। अगर कोई जाइंट आ गया है, कोई वेल आ गई है, बर्बाद कर देगी सर, खा पी के वो गई। इसलिए ट्रेडिंग इतना ज्यादा रिस्की है। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि सर आप कोई भी ना करें इसमें। आपको जो $10 या $20 वो प्रमोशनल भी दे रहे हैं, आप उनको यूज ना करें, ठीक है। ट्रेडिंग, आपको ना ट्रेडिंग के लिए आपको प्रॉपर उसकी डिग्री लेना पड़ेगी। जैसे इलेक्ट्रिशियन बनना होता है, जैसे प्लम्बर बनना होता है, मतलब वो ट्रेडर, मतलब ये है, ये स्पेशलिस्ट जो लोग होते हैं ना, तो ट्रेडिंग स्पेशलिस्ट लोगों के लिए है, जो वाकई, और वो अर्ली एज से अपनी शुरू कर देना चाहिए इंसान को। बिल्कुल ठीक है फुरकान साहब, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। सामीन की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमने आपके आज के सेशन से बहुत सीखा। इंशाल्लाह इसके बाद एक फॉलो अप सेशन में इंशाल्लाह आपसे दोबारा बात करेंगे। उस्मान साहब जी, वंस अगेन थैंक यू ऑल फॉर योर टाइम। फुरकान साहब ने वाकई, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमारी आज कोशिश यही थी कि हम बड़ा एक ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट लें। लाइक ऐसे ही समझेंगे, एक न्यू बॉर्न जो वो हमारे सामने बैठा हुआ है, जिसको हमने समझाना है कि भाई ये क्रिप्टो है क्या। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जब ये सेशन हमारा ऑनलाइन होगा तो लोग इस पे अच्छा एक फीडबैक आएगा उनके लिए, जो जिनके लिए बिल्कुल ये एक अनोनिमस और एक अननोन जो है वो एक चीज़ है। तो वंस अगेन खुर्रम साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। हमने आपके टाइम के मुताबिक आपको सुबह-सुबह तंग किया, और फुरकान साहब को भी हमने एक किस्म का अगवा करके जो है ना, वो फिर हमने ये सेशन करवाया। तो बहुत शुक्रिया फुरकान साहब आपके टाइम का भी। तो थैंक्स अ लॉट। बाकी यही था। तो बहुत शुक्रिया। फुरकान साहब को अब लास्ट फ्यू मिनट्स देंगे क्लोजिंग के लिए भी, कि अगर फुरकान साहब कोई इसमें काफ़ी, यानी कि टाइम तो उन्होंने फुल हमने इनको जो है वो कहते हैं ना पीक आवर्स दिए हैं। तो अगर फिर भी ये कुछ सामीन को कुछ कहना चाहते हैं तो मेरी तरफ से जी खुदा हाफ़िज़। जी फुरकान साहब, ओवर टू यू। जी, जज़ाकल्लाह खैरा, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ सेशन इसीलिए था कि ताकि लोग एजुकेट हों, बस इसका और कोई पर्पस नहीं था। आखिरी सिर्फ ये चंद चीजें मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी जब आपस में निजी महफिलों में भी डिस्कशंस होती हैं, दोस्तों में, अहबाब में, तो कोई भी जो नई चीज होती है, एक तो इवॉल्व करने में उसे टाइम लगता है, ठीक है। हम पाकिस्तान और फिर गुजरांवाला वाले लोग, ठीक है, हम बहुत पीछे हैं दुनिया से। मैंने आपको बताया ना, जब मैं यूएई में था तब ये सब, तब की कहानी है ये। और वो यूएसए में है,
तब इन चीजों को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, प्लस उनका फाइनेंस का बैकग्राउंड है, ठीक है। तो ये सारी चीजें समझने के बाद, अपने आप को लिटरेट करने के बाद, फिर ही जो है ना आप इसमें आए तो बेहतर है, क्योंकि ये दिल गुर्दे का काम है। इसके अलावा आप बिल्कुल इसमें ना आए, ठीक इसका है। मतलब है बहुत कि बड़े-बड़े ऑपरेशन रिस्क ऑपरेशन इन्वॉल्व करवा हैं। ले और ना दिल गुर्दे बड़े करवा ले अगर इस काम में आना है तो। जी, सर 1 सेकंड नहीं लगेगा, पैसे गायब हो जाएँगे। नहीं, इसमें तो कोई और शक कहाँ नहीं, ऐसे गए? ही जी। आप किसी को नहीं कुछ कह सकते, किसी से कुछ पूछ नहीं सकते, और 1 सेकंड ज़्यादा है सर, आँखें झपकी, हुँ। ऊँट ओझल, देन ये यू वाली स्टोरी जो है। हमारी सेशन के स्टार्ट में भी बात हो रही थी ऑफ द लाइन, ये फिर देन यू मस्ट बी अ गुड लिसनर। फिर आप चुप करके फिर सिर्फ सुने आप कि हुई क्या। जी, थैंक यू वंस अगेन जी, बहुत सॉरी। शुक्रिया। अच्छा, इंशाल्लाह ज़रूर एक अच्छे नोट से आएँगे जी। खुर्रम साहब फुरकान कंक्लूडिंग साहब, नोट करें तो इस सेशन को क्लोज़ करते हैं सर। जी, फुरकान साहब आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे। इंशाल्लाह एक दूसरे सेशन में आपसे दोबारा बात होती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाह। हमारा सेशन खत्म हो गया जी। ये हमारा जी, सेशन जी। खत्म हो गया है। रिकॉर्डिंग